प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बहुल आवेशों के बीच विद्युत बल के बारे में चर्चा करी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम मूल बिंदु O पर धनक्यू आवेश की कल्पना करते हैं। मान लो यहाँ पर धनक्यू आवेश है और इस धनक्यू आवेश से थोड़ी सी दूरी यानी r दूरी पर मान ले कि एक अन्य आवेश Q0 है। ठीक, आपने कूलाम का नियम पढ़ा था कि यदि दो आवेश इस प्रकार से हो तो भाई पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल लगता है। तो इस Q0 पर इस प्लस Q के कारण बल लगेगा F। ठीक है, यानी कि यहां पर एक F बल लग रहा है इस आवेश के कारण। अब आपको सोचना यह है कि इस Q0 को अगर यहां से हटा लें तो क्या ये इस बिंदु पर बल लगता रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा समझाने वाले प्रारंभिक वैज्ञानिकों ने इस चीज को इस प्रकार समझाया कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आप इसका प्रभाव अनुभव कर सकते हैं या जहां तक ये बल लगाता है वहां तक का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आप इसका प्रभाव अनुभव कर सकते हैं वहां तक का क्षेत्र आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि आप यहां पर अगर आवेश लेकर आएंगे तो आपको यहां पर भी विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। यहां पर आवेश लेकर आएंगे तो यहां पर निकाल सकते हैं। तो आपको सब जगह पर बल का अनुभव होता है। तो अगर बहुत सामान्य आपको डेफिनेशन देनी हो तो लिखेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है उस आवेश को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कितनी आसान परिभाषा थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चीजों को। अब बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने कहा कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, अब आप ये समझो कि ये अपन वापस से उसी चीज को लेते हैं कि मान लो यहाँ ये धनक्यू आवेश है और यहाँ पर आवेश वापस से आपका Q0 है और जिसके कारण ये बल F लगा। इस चीज को वापस समझने का प्रयास करें। अब आप ये सोचो कि क्या ये जो बल हैं, ये धनक्यू आवेश जो है, इस पर क्या ये आवेश इस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या। ये धनक्यू आवेश इस Q0 पर बल लगा रहा है तो क्या इस Q0 के कारण ये Q इधर उधर नहीं जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। तो इसके कारण पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब ना हो इसके लिए ये Q कहीं नहीं जाना चाहिए, ये Q यहीं का यहीं खड़ा रहना चाहिए। अब इसे खड़े रहने के लिए ये तभी खड़ा रह सकता है। आप ये मान लो कि ये एक पहलवान है और इस पहलवान को ये छोटा बच्चा मान के चलो, इसको मैं बहुत छोटा मान लूं, तो ये इसको धक्का लगाएगा तो पहलवान हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा। तो इसको हमें पहलवान मानना पड़ेगा। तो इसको हमें ऐसा आवेश लेना पड़ेगा जो बहुत छोटा हो, यानी कि एक प्रकार से नगण्य हो, ऐसा आवेश हो जिसे छोड़ा जा सके। तो बच्चों इस Q0 को, ये जो Q0 वाला आवेश है, इसको मैं नगण्य मानूंगा, नहीं के बराबर मानूंगा, बहुत छोटा आवेश मानूंगा। और दूसरी चीज में इसको मानूंगा धनात्मक। ठीक है, ये Q, इसको अपन बोल देंगे यहां पर स्रोत आवेश। और अब हमारे पास, जैसे कि समझने के लिए मैं बना रहा हूं, मान लो ये धनक्यू आवेश है और यहां से r दूरी पर इस बिंदु पर अब हमें पता लगाना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, विद्युत क्षेत्र पता लगाना है। तो इसके लिए यहां पर आपको कोई आवेश लाना पड़ेगा, तभी तो आपका बल लगेगा। कूलाम के नियम में हमने पढ़ा ऐसा कि यहाँ आवेश लाते तो बल लगता, या यहां लेकर आऊंगा तो बल लगेगा, या यहां लेकर आऊंगा तो बल लगेगा। यानी कि किसी आवेश की आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी। इस आवेश को लाकर आप क्या कर रहे हैं,
परीक्षण कर रहे हैं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। हालांकि उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र ऑलरेडी है। हमें क्या पता लगाना, उसकी तीव्रता, उसकी स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए बल कितनी ताकत से लग रहा है, कितने परिमाण का लग रहा है, ये निकालने के लिए हमें इस परीक्षण आवेश की जरूरत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस परीक्षण आवेश के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। यह परीक्षण आवेश छोटा से छोटा लेना है, यानी एक प्रकार से नगण्य लेना है और धनात्मक लेना है। क्यों लेना, इसका कारण मैंने बता दिया कि यह आवेश अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, यह आवेश जहां है वहीं रहना चाहिए। तो इसे स्थिर रखने के लिए इस आवेश का परिमाण छोटा होना चाहिए। अगर छोटा नहीं होगा तो ये भी इसको धक्का लगाएगा, ये गतिमान हो जाएगा और आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, तो ये कहानी हो गई। यानी कि विद्युत क्षेत्र अब हमें पता लगाना है, इसको मैं ई से दर्शाता हूं विद्युत क्षेत्र पर। और मुझे एक चीज पता चल गई कि जो परीक्षण आवेश में लेने वाला हूं वो परीक्षण आवेश मुझे कैसा लेना है, बिल्कुल छोटा सा लेना है। अब इस परीक्षण आवेश के, इस परीक्षण एकांक मान लेके चल रहे हैं अब इसको, एक एकांक परीक्षण आवेश पर इस स्रोत आवेश यानी जो धनावेश है उसके कारण जो बल लगता है उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्योंकि इसमें जिस दिशा में बल लगाएंगे वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, इसको हम बोलेंगे ये एक सदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों एक सदिश राशि है। ठीक है, तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। या बहुत आसान शब्दों में अगर आप बताना चाहें तो आप ये कहें कि बल को परीक्षण आवेश से अगर भाग लगा दिया जाए तो जो प्राप्त होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। यहाँ ये दर्शाना क्यों आवश्यक है, क्यों टेंस टू 0, इसका मतलब ये है कि ये लगभग क्या है, नगण्य है। तो लिमिट में आपको इसको बताना आवश्यक है। तो क्या परिभाषा लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लगे बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है जो धनावेश पर कार्यरत बल की दिशा होती है। इसको देखो, मैंने कहा ना इसको अपन को क्या लेना है, धनावेश, तो धनावेश पर कार्यरत बल की दिशा होती है। समझ में आई होगी आप लोगों को, ये बात बहुत सरल है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके बराबर होगी, एकांक परीक्षण आवेश के बराबर होगी। सॉरी, विद्युत बल जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा जो कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो हमें जो पता चला वो ये पता चला कि भाई E बराबर F/Q0। ठीक है, अब मुझे चाहिए मात्रक और विमेय सूत्र। ये राशि कौन सी है, आपको रिपीट कर रहा हूं, कौन विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन सी राशि है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका मात्रक निकालना है, तो SI मात्रक। प्यारे विद्यार्थियों, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का कूलाम होता है। तो इसका SI मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स। ठीक, विमेय सूत्र निकालते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बल का जो विमेय सूत्र होता है वो होता है MLT-2। आवेश का हमें पता है क्या होता है, AT। तो ये हो गया M1L1 T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। ठीक है, तो हमें विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मालूम पड़ गई। विद्युत क्षेत्र की क्या परिभाषा बताई मैंने, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आप विद्युत बल का अनुभव कर सकते हैं उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताई कि भाई एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल और एकांक परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या फिर
एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये दोनों बातें हमने देखी। अगर आपको देखो F बराबर क्यू नॉट ई भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं कहीं आपको बल निकालना है तो, ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अब देखते हैं आगे, एक बिंदु आवेश है ना, आवेश ये गलत प्रिंट है, ये हो गया आवेश। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास यहां है धन q आवेश, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है और उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस बिंदु P पर आपको पता चल गया कौन रहेगा भैया, परीक्षण आवेश रहेगा Q नोट, जिसको हमें नगण्य लेना है, जो धनावेशित होगा। तो इस Q नोट पर इस Q के कारण क्या लगा बच्चों, बल लगा F। ये भी बात हो गई। मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको याद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर F बटा क्यू नॉट, ठीक है। अब आपको यहां जरूरत है F निकालेंगे तो कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। कूलाम का नियम अच्छे से याद है, क्या था, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। बच्चों में इसको वायु या निर्वात में ले रहा हूं, ठीक है, किसी माध्यम में नहीं ले रहा हूं। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो F हमारे पास आ गया, तो F का मान हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R वर्ग बटे Q नॉट। इस Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो बच्चों आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे R वर्ग। इसकी इकाई होती है न्यूटन प्रति कूलम। दिशा किधर होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी, यानी कि ये हो जाएगा O से P की दिशा में, यानी कि OP दिशा में, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता आप निकाल सकते हैं। इसको अगर आपको सदिश रूप में लिखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको सदिश रूप में लिखना है, तो बहुत सरल तरीका है। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R वर्ग, और यहां पर आपको क्या ले लेना है, एकांक सदिश ले लेना है। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं एकांक सदिश के बारे में। एकांक सदिश क्या होता है, तो ये होता है भैया R बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, ये 11 में पढ़ा, तो इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, R के R बाय R, ठीक। और इस मान को मैं अगर यहां रखूं तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे R वर्ग, और इसकी जगह आ गया R बाय R। तो प्यारे विद्यार्थी ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ये दो प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ये भी एक रूप है और ये भी एक, ठीक है। कभी सदिश रूप आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, इस टाइप से आता है, तो आप ये भी दे दे, कभी ऑप्शन में ये वाला नहीं दिखे और ये वाला दिखे तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे R वर्ग,
अब आप इस फॉर्मूले से ये पता लगाएंगे कि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको क्यू नॉट नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या? ठीक है, याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं। क्यू नॉट नहीं दिखेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो। हमने जब परिभाषा दी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो वो ऐसे दी थी, E बराबर एफ बाई क्यू नॉट लिखा था। पर ये जो क्यू नॉट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, इस पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। एक बात, ठीक। दूसरी बात, अगर इस सूत्र को देखें, ये तो आपका पूरा नियतांक है और इस आवेश को मैंने स्थिर मान लिया है, तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, नियतांक हो गया। तो ई व्युत्क्रमानुपाती आर वर्ग, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर पर निर्भर करती। आर क्या है? आर मूल बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, ये एक चीज और इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? कि अगर दूरी आप लोगों की बढ़ती जाएगी, यानी कि आर आपका बढ़ेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी घटती जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कम होती जाएगी और वो वर्ग में कम होगी। ठीक। एक और बात कि अगर यहां पर मैं धनावेश लेता हूं, क्योंकि क्यू नॉट तो हमेशा धनावेश रहेगा, तो मान लो यहां पर भी वो क्यू नॉट है, तो इस क्यू नॉट और इस क्यू नॉट में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये दिशा बाहर की तरफ, यहां पर लेंगे तो भी बाहर की तरफ, इधर लेंगे तो बाहर की तरफ। इसी प्रकार से माइनस क्यू की बात करें तो यहां पर क्यू नॉट तो अपन हमेशा क्या लेना है, धनात्मक लेना है, तो अंदर की तरफ इस पर जो बल लगेगा अंदर की तरफ, इधर भी जो बल लगेगा अंदर की तरफ। तो हमें एक और महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर और त्रिज्यीय होती है। इसी प्रकार से ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर और त्रिज्यीय होती, अंदर की ओर और त्रिज्यीय होती है। ये पॉइंट याद रखना है, बहुत काम के हैं। तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर बाहर की ओर, और ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर यानी अंदर की ओर होती है। ये दो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने निकाले हैं। आगे चर्चा करते हैं कि अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि कोई गोला है और उस गोले के भीतर यहाँ कोई धनावेश है, तो उसके चारों ओर प्रत्येक बिंदु पर, मान लो ये यहाँ, फिर यहाँ, 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 यानी कि उस गोले के प्रत्येक बिंदु पर, चारों ओर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। यानी कि ये गोलीय सममित होते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, गोलीय सममित है। ये वाली चीज हम लोगों ने देखी। तो अभी आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक बिंदु आवेश के लिए सूत्र कैसे निकालेंगे ये दिखा, उससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखे। उससे पहले हमने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखी, जिसमें हमने क्या देखा कि एकांक धनावेश पर जो बल लगता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आगे बढ़ाते हैं और चीजों को। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, अभी हमने एक बिंदु आवेश के लिए निकाले, अब हम अनेक बिंदु आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे चर्चा करते हैं। तो ये डायग्राम ले लिया हमने, थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करें कि ये जो आपका धनावेश Q यहाँ पर, ये आवेश Q है। आपको एक आवेश Q यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये Q1 वाला आवेश है आपका, और
इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपको पता है कि ये तो P वाला बिंदु तो धनावेश हमेशा रहेगा, Q नोट परीक्षण आवेश। अब ये भी धन ही दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बाहर की तरफ ऐसे हो गई। फिर दूसरा आवेश मैंने लिया, मान लो यहाँ Q2 है, इस Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आ जाएगी। फिर हमारे पास है Q3, इस Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों इधर बाहर की तरफ आ जाएगी। फिर यहाँ पर हमारे पास एक और है Q4, और इस Q4 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ इधर ऐसे आ जाएगी। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले ये वाले निकाल लेते हैं। धनावेश Q1, धनावेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दिमाग में आ गया होगा, अभी डिराइव किया। क्या आया था? वो था E बराबर, तो हमारे पास इसको अपन पहले वाले के लिए E1 दे रहे थे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे, यहां पर ये दूरी क्या मान के चल रहे हैं अपन? R1, तो R1P का वर्ग, और यहां पर R1P कैप कर दो। इसी टाइप से फिर धनावेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q2 बटे P का वर्ग। इस प्रकार से आप n आवेशों के लिए निकाल सकते हैं। तो n वाले आवेश के लिए यहाँ En 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटे R3P स्क्वायर। ठीक, ये P तो हम P बिंदु पे निकाल रहे हैं, इसका और कोई मतलब नहीं है ना, ये P मैं लिख रहा हूं, तो ये हम P बिंदु पे निकाल रहे हैं, इसलिए R1P ले। अब आपको ये पता चल गया कि अगर हम लोग अलग अलग हम इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, और अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि इन सबको क्या कर सकते हो, आप जोड़ सकते हो। तो कैसे जोड़ेंगे, तो इस चीज को अपन देखते हैं। इन सबका हम सम कर देते हैं, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, और कहां तक ले जाना है, तो n पदों तक ले जाना है। अब आपने अभी ये तो देख ही लिया कि अगर देखते हैं तो सब में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो इनमें से मैं कॉमन लेकर डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब अंदर बचेगा Q1 बाय R1 स्क्वायर। P लिखे तो लिख ले, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, R1 के प्लस Q2 बाय R2 स्क्वायर, R2 के, फिर Q3 बाय R3 स्क्वायर, R3 के, इसी टाइप से Qn बाय Rn स्क्वायर। विद्यार्थियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। अब इसका आपका सम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 1 2 3 n तक चल रहा है, तो Qn तक जा रहा है, और ये भी 1 से चला है, तो RnP लिखना चाहे तो लिख लें, और Rn, तो ये 1 से शुरुआत हुई है और n तक गई है, तो सिग्मा के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है, आप यहाँ देखो बहुत सारा पता नहीं रहता, ये I1 1 रखेंगे, फिर ये आ जाएगा, फिर इसके बाद 2 रखेंगे, ये आ जाएगा, 3 रखेंगे, इस टाइप से n टर्म तक हम लोगों को चलना रहता है। तो ये था अनेक आवेशों के लिए, अनेक आवेशों यानी कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, पूरा एक निकाय ले लिया और उस निकाय के लिए हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र निकाल दिया। अब चर्चा करते हैं कि भाई इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेशन क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेशन क्या है। बच्चों अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र निकालना था, तो हमें बल निकालना आता था, तो फिर हम लोगों ने ये नई अवधारणा विद्युत क्षेत्र की क्यों निकाली? ठीक है, तो इसके लिए बात यह है कि स्थिर वैद्युतिकी के लिए विद्युत क्षेत्र की अवधारणा बहुत ज्यादा सुगम है और पर आवश्यक नहीं है। स्थिर वैद्युतिकी में ये आवश्यक नहीं है, सुगम है। मान लो कि हमारे पास धन q आवेश है,
और इस बिंदु पर Q0 पर आप निकालना चाहें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बल निकालना चाहें तो आप आसानी से कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। तो ये इनके बीच में एक सेतु का काम करता है। पर अगर हम पूरे निकाय के लिए निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास जैसे कि ये धन q आवेश है, अब हमें अलग अलग बिंदुओं पर यहाँ अलग अलग बिंदुओं पर पूरे निकाय के लिए क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना। तो अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अलग अलग होगा, क्योंकि यहां से दूरियों पर यह निर्भर करता है। तो अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा अलग अलग होगी। तो ये अलग अलग दिशाओं में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिणाम निकालने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यानी कि देखो, क्षेत्र शब्द का अर्थ ऐसी राशि से है जो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो और किन्हीं आवेशों के निकाय के चारों ओर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यह बताता है कि उस बिंदु पर, मान लो इस बिंदु पर देख रहे हैं, तो उस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश के कारण कितने परिमाण का बल लग रहा है और किस दिशा में लग रहा है। ठीक, और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि यह निकाय को प्रभावित नहीं करता है। इसका बल इधर लग रहा है, मान लो यहाँ पर एक और है तो इसका बल इधर लग रहा है, तो ये इस पूरे निकाय को डिस्टर्ब नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, बल का परिमाण और दिशा निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। हालांकि व्यवस्थित तौर पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व समझना है, तो हमें इस स्थिर विद्युती से बाहर निकलकर काल आश्रित यानी कि टाइम डिले पर थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो चर्चा मैं इस वीडियो लेक्चर में नहीं कर रहा हूं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसको पूरा डिटेल से इसका फिजिकल सिग्निफिकेशन बताऊंगा। पर अभी के लिए आप इतना याद रखें कि अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बल का परिमाण उसकी सहायता से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यानी किन्हीं आवेशों के निकाय के चारों किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बताता है कि उस बिंदु पर एकांक परीक्षण, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रखने पर कितने परिमाण का बल किस दिशा में लग रहा है, और ये जो उस निकाय को क्या करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। तो विद्युत क्षेत्र परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं चीजों को। हाँ, ये ध्यान रहे कि अगर आपको कभी भी मान लो कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता दे दी, मान लो 3 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक, आपके पास परीक्षण आवेश भी कुछ दे दिया, मान लो 0.1 कूलम, और फिर आपको कह दिया कि इस पर बल निकालो, तो आप क्या करोगे, इसका इंटू इसके साथ कर देना, तो 0.310⁵ न्यूटन ये आप लोगों का इसके बीच में बल आ जाएगा। चलो एक हाथ क्वेश्चंस करते हैं। 6 माइक्रो कूलम आवेश पर 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हमारे पास जो आवेश हैं यानी जो स्रोत आवेश हैं वो है 6 माइक्रो कूलम का, दूरी है बच्चों आपकी 3 मीटर। 3 मीटर की दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, क्योंकि यहां से मालूम पड़ गया एक ही बिंदु आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों E बराबर 1/4πS∞ Q/r²। इसका मान 9 × 10⁹ हमने काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। Q माइक्रो कूलम को पहले अपन बदल लो कूलम में, तो माइक्रो में होता है बच्चों 10⁻⁻⁶, तो ये हो गया 6 × 10⁻⁻⁶ बटे r की जगह 3 का वर्ग 9, तो हो गया 9 × 10⁹ 9। अब ये गुणित 6 आगे ले लेता हूं ताकि गुणा करने में आसानी हो जाए, और ये -6, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 से 9 कट गया, 6 × 10⁻9 - 6 कितना हो गया 3। मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमने एनसीईआरटी से लिया है। ये थोड़ा सा मेहनत करवाएगा हमसे, तो करेंगे मेहनत। हमारे पास 2 बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 जिनके परिमाण हमारे पास हैं। 2 बिंदु आवेश हैं
Q1 आपके पास है +10⁻⁻8 कूलम और Q2 आपके पास है -10⁻⁸ कूलम। ये दो आवेश हैं और इन दो आवेशों पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी इन दो आवेशों के कारण। और कहां कहां करनी है, तो 3 बिंदु हैं ABC, ठीक। और ये एक प्रकार से देखो 0.1 0.1 0.1 दूरियों पर है। यहाँ देखें ध्यान से तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले बिंदु ए से ही शुरुआत करेंगे कि भाई बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मैं इसका एक रफ डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर। अब ये आपका बिंदु ए है। इस बिंदु पर जिसे Q2 हम लोग बोल रहे हैं वो 10⁻⁻8 है, यहाँ देखो ये। और Q1 की जगह हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं 10⁻⁻8 और यहाँ पर सॉरी ये जो इधर वाला बिंदु Q1 है ना, तो इस पर प्लस है और इधर वाला बिंदु Q2 है जिस पर माइनस है ना। वो आगे पीछे भी कर सकते हैं पर अपन देख रहे हैं जैसा है उसमें वैसा ही लेंगे। ये आपका बिंदु ए है, ठीक है बच्चों। इस बिंदु ए पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब देखो ध्यान से देखिएगा ना, पहले ले लेते हैं Q1। तो Q1 के कारण ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब बच्चों देखो E1 बराबर, अब मैं यहां पर 1/4πε0 Q/r वर्ग होता है। ये सूत्र अब बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया। अब 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹। Q का मान हमारे पास ये रहा 10⁻⁻8 r। अब इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी हो गई आपकी 0.05 0.05, ठीक, इसका वर्ग, ठीक। और अगर अच्छे से हल करना है तो इसको एक तरीका होगा कि इस 0.05 को हम लोग 5 × 10⁻⁻2 लिख लें, ठीक। ये आ गया आपका 9 × 10⁻9, ये हो गया -8, वर्ग कर लो 25 × 10⁻⁻4 और ये -4 भी ऊपर ले लेंगे। तो अब हो जाएगा ये 9 × 10 तो हो ही गया था, अब ये ऊपर नीचे से चला गया 10⁻4 बटे कितना हो गया 25। तो एक काम करो 9 × इसको 90 कर लें और ये हो गया आपका 10⁻4 बटे 25। 25 तिया 75, बचे कितने 25 तिया 75 15 बचे, 25 छंगे 150, 10⁻4। ये धन क्यू आवेश के कारण इस बिंदु ए पर दिशा किधर आ रही है बच्चों, ये इस पॉइंट को अगर मैं, ये ए वाला बिंदु है, इस वाले बिंदु को अगर बी इधर दे रखा है तो बी एस की तरफ आ रही है, बी से ए की तरफ आ रही है, बी ए दिशा। इसी टाइप से Q2 के कारण, इसी प्रकार है ना, डायरेक्ट लिखेंगे, इसी प्रकार Q2 के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये वाला देखो इधर, अब इस Q2 के कारण इस बिंदु ए पर देखनी है। अब मैंने यहाँ दिशा कैसे लिखी थी, यहाँ मैंने BP दिशा कैसे लिख दी, क्योंकि मुझे पता है धनावेश, और धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी। तो इस ए बिंदु पर मैंने इधर की तरफ बना दी थी क्योंकि इस पर धनावेश था, ठीक, समस्या नहीं थी। अब इधर आए तो ये आपका इधर ऋण आवेश है, इस पर इधर क्या है ऋण आवेश है, तो इसके कारण दिशा भी इसकी भी इधर ही आएगी, ठीक। तो अगर मैं इसको E1A और इसको E2A लिख दूं दूसरे वाले को, क्योंकि आना यही है। क्यों यही आना है, केवल दिशा दूसरी आएगी, आना यही इसलिए है क्योंकि ये देखो यहां से A से B की दूरी भी 0.05 है और आवेश का मान भी वही है,
केवल दिशा की प्रॉब्लम है, तो दिशा हम लोग लगा देंगे भैया 3.6 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। और ये जो दिशा है हमारी ये इधर आएगी। इस बिंदु को अभी हमने कोई नाम नहीं दिया है तो डी नाम दे दो, तो डी ए दिशा में हो जाएगा, नहीं सॉरी एडी दिशा में हो जाएगा ऋण की तरफ। तो ये हो गया बच्चों एडी दिशा में। अब दोनों का परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। तो परिणामी तीव्रता दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो E1A प्लस E2A दोनों को जोड़ेंगे 3.6 10 की घात 4 प्लस 3.6 गुणित 10 की घात 4, 3.6 और 3.6 हो गया 7.2 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने पूरा निकाला बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली। ठीक है, फिर हमें गणना करनी है बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चलो प्रयास करते हैं बिंदु बी पर निकालने का। ये रहा आपका बिंदु बी, ये 0.5 है ना, ये बिंदु बी इधर कहीं ले रहे हैं। इसको समझने के लिए भी इस डायग्राम को अब इधर बी निकालना है ना, तो बी के लिए पूरा डायग्राम अपन इधर से नया कंस्ट्रक्शन यहाँ कर लेते हैं ना। यहाँ आपका बिंदु बी है ना, और ये जो दूरी दे रखी है 0.05, यहाँ 10 की घात प्लस 8 वाला है, यहाँ 10 की घात माइनस 8 वाला है। यहाँ आपका बिंदु ए है जिस पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। यहाँ आपका Q1 आवेश है और यहाँ ये Q2 वाला आवेश है। ये आपका बिंदु बी है। ठीक है बच्चों, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाली स्थिति है ना, ये दोनों स्थिति। अब इस बिंदु पर चाहिए तो ये आपका ये दूरी है 0.05 और ये दूरी है 0.05। ठीक, ऊपर सी वाले से अभी कोई काम नहीं है, तो सी वाला जब निकालेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। तो अब बिंदु बी पर निकालनी है, और किसके कारण, 10 की घात 8 वाले कारण यानी Q1। तो Q1 के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ये जो बिंदु बी है ना, यहाँ धनावेश है, तो धनावेश के कारण बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसको अपन E1 बी कर देते हैं। बच्चों ये भी वही आएगा क्योंकि 1/4πε0 Q/r² और वैल्यू डिस्टेंस इक्वल है, तो इसको मैं पहले डायरेक्ट लिख देता हूँ 3.6 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि ये पहले हम लोग निकाल चुके हैं, बार बार सोल्व करने से कोई मतलब नहीं। फिर Q2 के कारण देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2B। हाँ, यहाँ बदलाव होगा। अब देखो यहाँ दूरी भी बदल गई, 0.5 0.5 0.5, ये तीनों को ऐड कर रहा है। 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05, इनको प्लस किया, 5 दिया 15, 0.15 दूरी आ गई 0.15। ये दूरी बदल गई। और चूंकि यहाँ है ऋण आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो किधर होती है, ऋण आवेश की तरफ। इसकी दिशा, अगर इस बिंदु को हमने कुछ भी नहीं दिया तो इस बिंदु को हम लोग, सी तो वहां है और यहाँ ए है, तो ए से बी की ओर ऐसा कर लो, ए बी की ओर ऐसे जा रही है ना, तो ए से बी की ओर। अब 2B में दिशा जो हमें पहले से मालूम रहेगी वो किधर रहेगी, तो वो बी से ए की ओर रहेगी। पहले से लिख देता हूं बी ए की ओर। ठीक, 1/4πε0 की जगह 9 गुणित 10 की घात 9, ये आ गया 10 की घात 8 बटे r की जगह 0.15, इसको मैं 15 गुणित 10 की घात -2 लिख रहा हूं। तो ये हो गया 15 गुणित 10 की घात -2 का वर्ग। 9 गुणित, ये भी माइनस में है ना, हाँ, 10 की घात -8, तो 9 गुणित 10 की घात 9 - 8, 15 का वर्ग होता है 225, और ये हो गया गणित 10 की घात -4। तो 9 गुणित, ये 9 बचा 90 कर दिया इसको, 225 गुणित ऊपर चला गया 10 की घात 4, फिर वही अब 15 है,
15 का 15 15 वापस कैंसिल कर लो तो 15 बार गया, 15 छंग 90 हो गया। इसको और सोल्व करें, एक जीरो उधर से लेकर 60 कर लो, 10 की घात 3, ये हो गया 15 चौक 60, ये आया 4 गुणित 10 की घात 3। अब फिर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है, ठीक है। तो आप किसमें से एक में से दूसरे को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर निकल आएगा। तो परिणामी तीव्रता, अब परिणामी तीव्रता निकालनी है। हमारे पास है, देखो यहां आ रहा है 3.6 गुणित 10 की घात 4 और ये आ रहा है 4 गुणित 10 की घात 3। तो इस E1B में से E1B माइनस E2B माइनस हो जाएगा। तो 3.6 गुणित 10 की घात माइनस 10 की घात 4 सॉरी, और माइनस 4 गुणित 10 की घात 3। इसको हल करने के लिए 10 की घात 3 कॉमन निकाल लो, यहाँ 10 रह जाएगा, ये हो जाएगा 36, 36 माइनस 4, तो 36 माइनस 4 हो गया 32, 32 गुणित 10 की घात 3, वापस इसको लिखो 3.2 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये बिंदु बी पर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बिंदु सी पर भी निकालते हैं। अब इसमें वापस वहीं आते हैं, ये देखो आप ए और बी बिंदु आ गया। अब सी बिंदु पर पिक्चर पूरी उल्टी है ना, अब पूरा ट्रायंगल में ऊपर चला गया मामला, तो इसी को भी फिर अपन दोबारा से बना लेते हैं, ऐसा कैसा है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन मिलके बना हुआ है, तो सबको परेशानी तो आ रही होगी। अब बिंदु सी के लिए निकालना है ना, ये हमारे पास मैं ट्रायंगल ले लेता हूं। ये आपका समबाहु दिग भी रहा होगा। ठीक, अब बात करते हैं इस बिंदु ए पर आपको निकालनी है। ये ए बिंदु है, बी बिंदु हमारा यहाँ हो गया, फिर सी बिंदु पर ए बिंदु हमारा यहाँ है, और इस बिंदु पर Q1 पर 10 की घात माइनस 8 कूलम आवेश है, यहाँ 10 की घात प्लस 8 कूलम है, और इस बिंदु पर हमें निकालना। ठीक है, तो अब Q1 के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों E1 बराबर, अब देखो आप ये यहाँ पर जो आवेश हैं, एक बार और वहीं चलेंगे, ये है आपका जो Q1 वाला जो आवेश है वो प्लस में है और Q2 वाला आवेश माइनस में है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, Q2 वाला आवेश आपका माइनस में है ना, ये माइनस में है, ये आपका प्लस में है, ये माइनस में। अब धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ ऐसे होगी। ठीक, ऋणावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो अंदर की तरफ होगी। तो ये E1 सी इधर आया और E2 सी इधर, तो अब E1 सी निकाल रहे हैं, तो ये 9 गुणित 10 की घात 9, और ये जो दूरी है 0.1 होगी। तो Q है हमारे पास 10 की घात माइनस 8, 0.1 यानी 10 की घात माइनस 1 और इसका वर्ग, तो 9 गुणित 10 की घात 9 माइनस 8, और नीचे से 10 की घात माइनस 2 प्लस 2 ऊपर हो गया। 11 में से 8 जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 10 की घात 2, है ना, क्योंकि यहाँ से सॉरी 3 बच जाएंगे ना। यहाँ देखो 9 और 2 11, 11 माइनस 8 है ना, 10 की घात 3। इसी टाइप से Q2 के कारण भी आप निकालोगे तो वही आना है,
9 गुणित 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। केवल डायरेक्शन अलग आएगी। तो अगर मैं इस पॉइंट को कुछ भी पॉइंट दूंगा तो ये सी की ओर बाहर की तरफ जाएगी, और ये जो अगर इसको मैं बी पॉइंट या डी पॉइंट दिया था मैंने, तो ये वाला जो है डी की ओर आएगी, सी डी आएगी, और इस पॉइंट को मैं ई दे दूं तो अगर ये ई सी की तरफ जाएगी, है ना। ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसकी परिणामी तीव्रता निकालनी इन दोनों की, तो इन दोनों की परिणामी तीव्रता यहाँ इनके बीच से यानी इनके कटान बिंदु से होकर जाएगी। अब ये समबाहु त्रिभुज है, ये कोण 60 का है, ये कोण 60 का है, और ये कोण भी 60 का है। तो बच्चों ये कोण आपका हो गया 120। और ये दोनों देखो E1C और E2C क्या है, बराबर हैं। बराबर हैं तो जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E1C का वर्ग, फिर E2 की जगह भी E1C प्लस 2 E1C का वर्ग इंटू E1C का वर्ग कोस 120। अब ये हो गया 2 E1C का वर्ग प्लस 2 वर्ग कर लो E1C का वर्ग, इसका मान हो गया बच्चों -1/2, इससे कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा, √ 2 E1C स्क्वायर माइनस E1C स्क्वायर। तो क्या आ गया, √ में E1C स्क्वायर, स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा E1C, और इस E1C का मान होता है 9 गुणित 10⁹ न्यूटन प्रति कूलम के बराबर। हमने तीनों ही बिंदुओं पर आवेश निकाल लिया, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, बिंदु ए पर, बिंदु बी पर, बिंदु सी पर। एक ही कॉन्सेप्ट का उपयोग है बस, धनावेश के लिए लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की तरफ, और ऋणावेश के लिए लेंगे तो उस आवेश की ओर लेनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और सूत्र E बराबर 1/4πε0 Q/r वर्ग का उपयोग करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।